एडीबी ने जनूबी एशिया से मुतालिक अहम रिपोर्ट जारी की है जिसके बताया गया है कि आने वाला वक्त मुश्किल होगा। क्यों? तो क्या हुई? जो हम जीडीपी ग्रोथ रेट समझ रहे हैं उतनी हमारी ग्रोथ होगी नहीं, मुआशी हालात मुश्किल होंगे, खासतौर पे पावर सेक्टर की वजह से बिजली के रेट बढ़ेंगे, पेट्रोल के रेट। ऐसे में पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है इस वक्त सर पकड़ के बैठे हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब अपने आप को बचाया कैसे जाए। जाहिर है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हालात बने हुए हैं, चाहे वो केपीके हो, चाहे वो अफगान बॉर्डर हो, चाहे वो आजाद कश्मीर या पीओके हो, या फिर बलोचिस्तान, किसी को भी तरफ भी देख लीजिए। इंडिया लीड करेगा उसको, हिस्सा नहीं होगा, लीड करेगा ना उसको। पाकिस्तान के लिए परेशान होने की जरूरत है इंडिया। जब तक फील्ड मार्शल साहब जिंदा हैं, बाहियात हैं, ताहियात हैं, नहीं बना, सियासत नहीं हुई, मईशत नहीं चला सके, तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो फौज ये बयानियां चलवा रही है ना कि इनसे कुछ नहीं हुआ, फौज को ये बयानियां खुद पे भी लागू करना है, तस्लीम करना है कि मुल्क उनसे नहीं चल सका। दोस्तों, एडीबी ने पाकिस्तान को लेकर एक चेतावनी जारी कर दी है कि पाकिस्तान भले ही दुनिया में सुपर पावर होने का दावा कर रहा है, परंतु पाकिस्तान आगे चल के भिखारी ही बनेगा। और पाकिस्तान को लेकर एडीबी का कहना है कि तुम जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बता रहे हो वो ऐसे ही नहीं चलने वाली, आगे चल के तुम भिखारी बन जाओगे और बैंकरप्ट होगे, क्योंकि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो कर तो कुछ नहीं रहे हैं पर डींगे बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं। ने जनूबी एशिया से मुतालिक अहम रिपोर्ट जारी की है जिसके बताया गया है कि आने वाला वक्त मुश्किल होगा। जो हम जीडीपी ग्रोथ रेट समझ रहे हैं उतनी हमारी ग्रोथ होगी नहीं, मुआशी हालात मुश्किल होंगे, खासतौर पे पावर सेक्टर की वजह से बिजली के रेट बढ़ेंगे, पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, जंगें भी बढ़ती हुई हमें नजर आ रही हैं। और हमारे मुल्क के तो हालात वैसे ही हम जानते हैं, रिकॉर्ड कर्जे, रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड गुर्बत, लेकिन दिफाई महाज पे और सिफारती महाज पे हम नंबर 1। गुफ्तगू का आगाज़ चौधरी अकमल साहब इस दफ़ा आपसे करना चाहूँगा। हमारे मुल्क के नौजवान 80 लाख इस वक्त बेरोजगार हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 47%, आधी के करीब आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे है। हुकूमत तो 8,500 का हिसाब रखती है। आपकी नज़र में नौजवानों को आप क्या मशवरा देंगे? मुल्क का मुआशी मुस्तकबिल क्या है? रोटी महंगी हो रही है, बिजली महंगी, जंगें बढ़ रही हैं। अकमल साहब, योर फोरकास्ट, आप मुआशी मुस्तकबिल पाकिस्तान का क्या देख रहे हैं? नौजवानों को क्या कहेंगे? देखें, मैं जो स्टार्ट करूँगा वो तो ये कहूँगा कि जी पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रहे। चीज़ें जो है ना वो ठीक है, सही नहीं है, डायरेक्शन हमारी सही नहीं है, लेकिन मायूसी की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान हैं उनसे मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि शायद हमसे कई ऐसी चीज़ें हैं जो ना हो सकी हों, और आगे जो हमारी आने वाली नस्ल है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ है, IT में भी एक्सपर्ट हैं, दे आर चैम्पियंस, दे माइट चेंज दी थिंग्स। बट राइट नाउ दी पोजीशन जो आप बात कर रहे हैं, खास तौर पे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी कंसर्निंग है। एक तो उन्होंने वो जो जीडीपी ग्रोथ है वो प्रोजेक्ट कर रहे थे 4.5% फॉर कमिंग ईयर, ये जो रनिंग ईयर इस वक्त चल रहा है 2026-27, तो उसको कम करके 3.7% के लगभग कर दिया है। और जो वजूहात है उसमें एक वजह तो सबसे बड़ी जो ये जंग है और उसकी वजह से जो एनर्जी की कॉस्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी या बढ़ने की उसमें उम्मीद है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम LNG की बात कर रहे थे, तो LNG नॉट ओनली वी यूज डोमेस्टिकली बट इसका इंडस्ट्रियल यूजेज बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे जो हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर है उसका तो रॉ मटेरियल नाइट्रोजन जो इनपुट है वही जो है ना ये नेचुरल गैस है। तो अगर वो उसमें इजाफा होता है तो खाद की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो जो कि हमारी वीट की प्रोडक्शन ऑलरेडी कम है, कपास की प्रोडक्शन वो एक्सपेक्टेशन से कम है, तो जब ये खाद की कीमतों में इजाफा होगा तो डेफिनेटली वो हमारी उस प्रोडक्शन के ऊपर असर डालेंगी। तो उसकी वजह से हमारे जो फूड सिक्योरिटी है वो मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। वो मोदी साहब आपको पॉपुलर तो हैं वो, अब कि ना हर स्टेट के इलेक्शन जीत रहे हैं पैसों से, पैसे खरीदते, आप भी खरीद लें इलेक्शन। अगर आपके पास है चीमा साहब, मैं गारंटी करता हूं आप दिल्ली के गवर्नर बन सकते हैं पैसे देके, वहां आप खरीद लें। वो तो अडानी अंबानी आज हटाए, शाम को फारग हो जाएगा ये बंदा है। आप जिस तरह वो गैंगस्टर स्टाइल सारी दुनिया को, सारे इंडिया को जिस तरह उसने हॉस्टेज बना रखा है, इट्स नॉट अ बिग डील। दैट्स वो कहते हैं डेमोक्रेसी। आप कहते हैं जैसे मुझे ये बताएं आप कमर भाई, ये बंगाल में डेमोक्रेसी हुई है? आधे लोगों को वोट ना डालने दिया जाए, फौज और पुलिस को लगा के मुसलमानों के वोट सारे कैंसिल करके उनको बैलेट पे न जाने दिया जाए, ये इलेक्शन है? चीमा साहब छोड़ो, खुदा अदा ना लो यार। अच्छा, खुदा अदा ना लो यार, इस तरह जुल्म ना करें आप। मुझे तो लग रहा है आप गोदी मीडिया की दवाई आपको भी लगती जा रही है।
तो कमीशन तो नहीं लेनी शुरू कर देती है ना वो बीजेपी वाले को। डॉक्टर साहब वो देखिए सारा मीडिया तो यही दिखा रहा है, दुनिया तो यही है। वो मैं देख रहा हूँ इंडियन अवाम चीखें मारी है, मोदी मोदी कर रही। वो ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम ब्लश कर रहे थे, चीमा साहब उनमें मेरे तालीम सारे याफ्ता वोटर कोई हैं नहीं इंडिया है। में। चीमा साहब उनमें तालीम याफ्ता कोई नहीं है, बीमार है लोग। डॉक्टर साहब वो जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं वो तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जॉब्स कर रहे पढ़ा हैं। लिखा बीमार नहीं हो सकता चीमा साहब। यहाँ हमारे डॉक्टर बीमार नहीं है सारे, हमारे तो डॉक्टर ही सारे बीमार हैं अमेरिका में जितने आए हैं बाहर से। पाकिस्तानी डॉक्टर सारे बीमार हैं। आप बात करें मुर्शिद की तो रोना शुरू हो जाते हैं, आंखों में आंसू आए, कहते खुदा ने एक ही बंदा दिया था। उधर खुदा का एक बंदा नहीं आ गया, ये मोदी भी तो खुदा का बंदा आया ना। वो कहता मैं तो पैदा ही नहीं मांग के गोल से हुआ, मुझे तो भगवान ने वैसे भेज दिया। कहता एल 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 मानो को गल करने करा करो यार। अच्छा हाँ, ये तो ਉੱਥੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ। नहीं डॉक्टर साहब देखिए पॉपुलैरिटी तो है, ये तो माननी पड़ेगी। माने नहीं का मुर्शिद घट पॉपुलर है। नहीं तो वो तो वो देखिए कहते वो ना जी ना सुन लेना, कहते जी दुनिया का हर बंदा पीटीआई का करप्ट है, पिंकी पीरनी भी ठीक है, मुर्शिद कहना सीधा रब ना गल्ला कर रहे हैं। वाह वाह, वो भी वही कहते हैं ना। वो कहते हैं ये भगवान है ये। अरे भगवान भेज दिया, दुनिया भगवान आ गए यार। देखो माफी दो यार, देखो अपने आप पे तरस करो, खुदा दा ना अपने आप पे तरस करो। इट्स योर मेंटल स्टेटमेंट, योर स्टेट ऑफ योर माइंड इज ऑन द लाइन। अगर आपकी ये सोच है तो किसी अच्छे से डॉक्टर से जल्दी मिले, इससे पहले कि आप सुइसाइड कर दें, किसी पहाड़ से छलांग लगा दें या किसी ब्रिज से छलांग लगा दें। आप किसी अच्छे से डॉक्टर से मशवरा कर लें कि क्या जिंदा शख्स जो है वो बगैर बायोलॉजिकली पैदा हो सकता है? क्या एक करप्ट आदमी जेल से बैठ के खुदा से सीधा हमकलाम हो सकता है? ये डॉक्टर को दो चीजें बता दे, फिर मैं इस पे ज्यादा तवज्जो नहीं देता। कोई फर्क नहीं पड़ता, बीमारी बड़ी है, इस पर कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब ट्रम्प साहब के बताए ना, उधर आ जाएं आप जरा। वो उसी साइड पे आ रहा है, वो फिर जंग शुरू हो गई हाथ है। से मैं आपको बता रहा हूँ निकल गया। मेरी बलूचिस्तान के लोगों से जो वहां रहने वाले हैं, कुछ लोगों से बात हुई है मैसेज पे, वो कहते हैं कि बलूचिस्तान इनके हाथ से निकल गया है। ये कोयटा में नहीं फिर सकते, कैंट से बाहर नहीं आ सकते रात के टाइम। हाथ से निकल चुका है बलूचिस्तान। और इसको अब भी बचाने का एक ही तरीका है कि फौज वो वाली जिद छोड़ दे जो उन्होंने 71 में की थी कि नहीं देना इक़्तिदार हवाले, नहीं करना मुजीब के, मुल्क टूट गया था। तब भी फितनल हिंदुस्तान पे इल्जाम लगाया गया कि मुक्ति बहनी है जी। आप मुझे बताएं कि अपने घर को खुद आग लगा दो और कहो जी मुक्ति बहनी पानी फराम कर रही है लोकल लोगों को, तो क्या लोकल लोग मुक्ति बहनी के साथ ना खड़े हो जाएंगे कि यार पानी तो दे रहा है आग बुझाने के लिए। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि बलूचिस्तान के लोगों को आप अगवा करते हैं, मारते हैं, और अगर बीएलए उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम कर रही है कि अब हम तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे, आए कोई फौजी तुम्हारे इलाके में तुन के रख देंगे, कोई तुम्हें अगवा नहीं कर सकेगा, कोई तुम्हें उठा नहीं सकेगा। अगर ऐसा तहफ़्फ़ुज़ वो देना शुरू कर देंगे, अब मुझे लगता है आम आवाम फौज के साथ खड़ी होगी या बीएलए के साथ। फौज को फैसला करना है कि अपना इक़्तिदार अजीज है, अपनी स्मगलिंग अजीज है, अपने नाजायज धंधे अजीज हैं, मुल्क का सौदा अजीज है, या पाकिस्तान बचाना है। ये फौज ने फैसला करना है, बतौर इदारा फैसला करना है। फर्द वाहिद तो बोझ बन चुका है और जो बोझ बन जाते हैं वो उतारने पड़ते हैं। जैसे एक बयानिया चला दिया गया है ना, सोहेल वड़ाइश ने दोबारा कहा है, वीडियो में कहा है कि मैं अब भी उस बात पे खड़ा हूं कि शरीफों की जो बुरे वक्त हैं वो शुरू हो गए हैं और इस हुकूमत का जो उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। ये सोहेल वड़ाइश ने दोबारा कहा कि मैं खड़ा हूं उस बयानिया पे, क्योंकि इनसे कोई बयानिया नहीं बना, सियासत नहीं हुई, मईशत नहीं चला सके। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि जो फौज ये बयानिया चलवा रही है ना कि इनसे कुछ नहीं हुआ, फौज को ये बयानिया खुद पे भी लागू करना है, तस्लीम करना है कि मुल्क उनसे नहीं चल सका, वो नाकाम हो गए हैं, वो नामुराद हो गए हैं, रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि पाकिस्तान की मीडिया भी अब इस मुद्दे के ऊपर बात करने लगी है कि भले ही ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर को लेकर हम डाकिये बन गए, परंतु इकोनॉमी के क्षेत्र में हम कुछ नहीं उखाड़ पाए और पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है। वैसे ये बैंकरप्ट तो 10-20 साल पहले ही हो जाते, वो तो अमेरिका इनको बार बार पैसे दे देता था, कभी चीन से इनको पैसे मिल जाते थे और सऊदी अरब से भी ये भीख मांगते रहते थे, तो $1-1 बिलियन करके पाकिस्तान
लंबे समय तक चलते आया है। पर अब हुआ ऐसा है कि एडीबी जिससे पाकिस्तान ने लंबा लोन लिया है उसी ने इनको चेतावनी दी है कि जिस प्रकार से तुम अपनी इकोनॉमी चला रहे हो वो इकोनॉमी जल्द ही धराशायी हो जाएगी, क्योंकि मांग के कोई भी देश चलाया जा नहीं सकता है, ये एडीबी ने पाकिस्तान से कहा है। इनको भी कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा इकोनॉमी के क्षेत्र में, तभी पाकिस्तान सरवाइव कर पाएगा, अन्यथा पाकिस्तान का धराशायी होना तय हो गया है। और इसके बाद पाकिस्तान की जनता मार्शल और शहबाज शरीफ को गालियां दे रही है कि बस इन्हीं के कारण पाकिस्तान की इकोनॉमी का बंटाधार हो गया है, क्योंकि यदि ये आगे चल के गड़बड़ ना करते और इतना सारा पैसा ना मांगते दुनिया भर से, तो आज पाकिस्तान को इतना लोन ना चुकाना पड़ता जिसकी किस्तें चुकाते चुकाते पाकिस्तान की इकोनॉमी की कमर टूट रही है।